ओके। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वेश्चंस जो सोल्व कर रहे हैं, उसी कड़ी में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो आपको सीखने को मौका मिलेगा इनमें। और एक आपका जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की समझ है, वो आपकी इंप्रूव होगी। कहीं कहीं उसमें जो लूप होल बचा हुआ है, कोई ना कोई पेज आपका ढीला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है, वो भी आपका इससे कवर होता चला जाएगा। तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन ये वाले जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, काफी शानदार हैं, ठीक है। तो हम लोग चलो, एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो एक एक करके कॉन्सेप्ट उसका डिस्कस करते हुए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कहीं भी नहीं आता है, कोई और प्रॉब्लम होती है, तो आप तुरंत से मुझे इन्फॉर्म करें, चैट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। देख लेते हैं आपने कुछ मैसेज लिखे हैं क्या। कोई मैसेज नहीं लिखे हैं, हमें इस शुरू करने में फायदा है। वक्त जा रहा है, एक एक सेकंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यस। तो ये बेसिकली क्लास 12th का थर्ड चैप्टर है नहीं था, क्योंकि अब ये सेकंड चैप्टर हो गया नई एनसीईआरटी में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो पीडीएफ है वो आपके सामने है। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग इसके सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा, इसमें टाइप 1 के जो एमसीक्यूज हैं वो ले लेते हैं। और टाइप 1 एमसीक्यूज में आप देख लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। टाइप 1 का मतलब है इनमें सिंगल आंसर के ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 में से आपका एक ही सही है। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। जरा पढ़ते हैं इसको सबसे पहले। विच सेल मेजर्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा सेल मेजर करता है। ओके, यानी कि हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का एसआरपी। ओके, और ये सेल के सेल नोटेशन दिए हैं। ओके, चलो भाई, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि कॉपर का जो एसआरपी होता है वो 1 पॉइंट शायद 1.34 ऐसे कुछ होता है, ठीक है, प्लस का, है ना। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो कॉपर कैथोड का काम करेगा। तो देख लेते हैं। अच्छा, सब में ही कैथोड का काम कर रहा है कॉपर। ये देखो, सब में इधर इधर ये आपके राइट साइड में ये जो राइट साइड का इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब सब में कैथोड का काम कर रहा है। तो इससे हमें कोई हिंट नहीं मिला। हमें किससे हिंट मिलेगा? देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है कॉपर का, तो कौन सा सेल इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। ओके, अब इसमें एलिमेंट मुझे पकड़ में आ गया। अब सुनते जाना जरा, ठीक है। एस आर पी, एस आर पी कहाँ दिया हुआ होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यदि आपने देखा है तो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखिए, एस आर पी जब मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कब माना जाता है? जब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 के, और इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 m। ये तो हो गया जो 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 हम इलेक्ट्रोड यूज लेते हैं उनके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि उसका 0.0 जो वोल्ट हम लोग SRP लेते हैं, वो कब लेते हैं? वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे, यानी कि टेम्परेचर कितना? 298 के, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी H प्लस की? 1 m। और आपका जो H2 गैस होती है, उसका प्रेशर कितना होता है? 1 bar। जब ये तीनों कंडीशन होती है, तब उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और तब उसका 0.0 ले सकते हैं। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए एक इलेक्ट्रोड का आपका जो पोटेंशियल है वो नॉन होना चाहिए, वो नॉन होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। यहां पर हाइड्रोजन का नॉन यानी कि 0.0 तभी होगा जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अब आप देख लो, फर्स्ट में देख लो, इन्होंने प्रेशर 0.1 बार लिखा है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। सेकंड में इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन 1 m दी है, यहाँ 1 बार दिया है, ये एकदम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, ठीक है। थर्ड में इन्होंने यहाँ ये भी सही दिया है, और ये भी सही दिया है, ये भी SHE है ना। अब और फोर्थ में इन्होंने यहाँ पर 0.1 m कर दिया, ये गलत है, यानी कि दो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का भी पता है कि कॉपर इलेक्ट्रोड की भी इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। अब उसको देख लेते हैं। इन दो ऑप्शन को टटोलना है, सेकंड और थर्ड को, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्हीं में है। इसमें अब देखेंगे, यहाँ 2 m दी हुई है कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो भाई इसका हम नहीं निकाल पाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। इससे जो निकलेगा वो पोटेंशियल तो निकल जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। बात को समझो, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कॉपर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 m होनी चाहिए। इस तरह से ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, सेल,
दिया हुआ है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन 1m, हाइड्रोजन वाले की जो गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में है। इसका मतलब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के कॉम्बिनेशन से जो जो हम लोग कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बात इन्होंने स्टैंडर्ड यूज कर दिया ना, बात को समझो। स्टैंडर्ड नहीं यूज करते तो आपका दोनों दूसरा और तीसरा दोनों सही हो जाते, लेकिन इनको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए कॉपर इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड आपको लेना पड़ेगा। ओके, नंबर 2 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 नए तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी सोच को थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg इलेक्ट्रोड वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये देखो भाई, नास्ट इक्वेशन दे रखी है Mg इलेक्ट्रोड की, अच्छी बात है। द ग्राफ ऑफ ये Mg रेडॉक्स कपल वर्सेस log Mg2+। ओके, लेकिन आप इस इक्वेशन में देखोगे तो इसमें तो log 1/Mg2+ है ना, जबकि इन्होंने ग्राफ बनाया है किसका, आपके ये Mg का रेडॉक्स कपल यानी कि ये वाला, और आपका log Mg2+, जबकि यहाँ तो 1 है, 1/Mg2+ है। तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इस इक्वेशन को पहले ये जो चाहता है कौन सा log Mg2+, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने लिखा आपका E और क्या बोलते हैं Mg2+ ऑब्लिक आपका Mg, ठीक है, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको मैं Mg नीचे जो है वो मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये Mg2+ है ना, इसको ऊपर लेके जाऊंगा। ये बनाने के लिए मुझे तो इसमें ग्राफ खींचना है ना, ठीक है, तो ये करने के लिए मैं Mg2+ को ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये जो साइन है दोस्तों जहां मैं गोला कर रहा हूं वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब ये आपका आ गया 0.059 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया log आपका Mg2+। ये लो भाई, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ग्राफ इसने इसके बीच में बनाया है ना, ठीक है, तो ये आप करोगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। ओके, अब आपको इस जो ये जो ग्राफ है, ठीक है, इससे आपको ये तो पता चल गया कि भाई ये इसमें इसी में तो ग्राफ बनाया है इसने, इसका ग्राफ इसके साथ पूछा है, यही तो बात है, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि इसकी वैल्यू यदि इंक्रीज होगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, ये देखो प्लस में है ना यहाँ पर, तो इस पूरे की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इस पूरे की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है तो इनमें रिलेशन तो क्या बोलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, लेकिन अब आप इंक्रीज वाले देखोगे ग्राफ तो आपको दो मिलेंगे, एक तो ये भी इंक्रीज वाला है और एक ये भी इंक्रीज वाला है। तो भाई कौन सा सही है इसमें से, देखो क्या ये सही है क्या, बताओ जरा। आप mg लिए जो log Mg2+ है, इसकी वैल्यू आप 0 ले लोगे तो क्या ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन आप देखो क्या ये ग्राफ ओरिजिन से निकलेगा क्या, ओरिजिन से नहीं निकलेगा। अब आप देख लो क्यों। अब इधर सुनो, मान लेते हैं इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, किसकी, log Mg2+ की। देखो इसी को यहां देखते हैं, log Mg2+ की वैल्यू 0, तो आपका ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 होना चाहिए, तभी ये ए आंसर होगा, नहीं तो बी आंसर हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू 0 कर दो, इसकी वैल्यू log Mg2+ की वैल्यू 0 कर दो, तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो गई। पूरे की वैल्यू 0 हो गई तो भी ये 0 नहीं हुआ, ये किसके इक्वल हो गया, ई नॉट यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल हो गया। यानी कि ये यदि 0 होगा log Mg2+, तब भी ये जो आपका Mg इलेक्ट्रोड है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 नहीं होगा, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। इसलिए और आप देख लो, और ये इंक्रीज भी हो रही है इसके साथ में, इसका मतलब अब ये ग्राफ नहीं आ सकता, क्योंकि जब log Mg2+ 0 होगा तब आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। तो ये आपका सेकंड वाला आंसर हुआ, ठीक है। अच्छा, आपको चलो मान लेते हैं ऐसे भी समझ में नहीं आया, तो इसको समझाने का तरीका मेरे पास एक और है। ये जो क्वेश्चन है जहां मैं एरो लगा रहा हूं, इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, जरा देखना, इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। इसको मैं रीराइट कर रहा हूं, जगह मैं यहां निकाल रहा हूं इसके लिए, और ये मैंने लिखा यहां निकाल रहा हूं मैं जगह। अब मैं ये Mg2+ और ये Mg नहीं लिख रहा, ये काफी जगह कवर करता है, ठीक है। ये लो, ये हुआ आपका E0 सेल हुआ। अच्छा, इसको मैं रीराइट करना है ना, ओके अभी कर लेते हैं। 0.059, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, और आपका आ गया log, और ये आपका आ गया Mg2+, ठीक है, और प्लस
ई नॉट इलेक्ट्रोड या Mg2 प्लस Mg, ठीक है। अब आप इस पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगा दो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लगाओ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, mx प्लस सी। अब आप देखो, यहां आप देखना, ठीक है। अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी लगाया, ग्राफ किसके बीच में है, y और आपका x के बीच में है, तो स्लोप क्या हुआ, स्लोप हुआ m, ये आपका स्लोप हुआ, ठीक है। यानी कि ये पूरी वैल्यू आपकी स्लोप हो गई, ठीक है ना। अब देखो स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ग्राफ आपका हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ये पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ है। ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ये नहीं होगा, ठीक है। ओके, दूसरा दूसरा अब आप देखो इसमें इंटरसेप्ट है क्या कुछ, हाँ इंटरसेप्ट है, ये इतना इंटरसेप्ट होगा, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना इंटरसेप्ट होगा, इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से नहीं निकल रहा, इसमें कुछ इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये यहां से निकलेगा। यदि इंटरसेप्ट नहीं होता तो ये नंबर 1 वाला ऑप्शन है वो सही होता, क्योंकि ये ओरिजिन से निकलता, इंटरसेप्ट नहीं होता। तो लेकिन यहाँ इंटरसेप्ट सी की वैल्यू दे रखी है ई नॉट, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ इसका इंटरसेप्ट है, तो ये इतना इंटरसेप्ट है। और अब ये ग्राफ देख लो, ये इसका इतना इंटरसेप्ट है, स्लोप इसका हो गया आपका 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, इंटरसेप्ट आपका इसका आ गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, mg इलेक्ट्रोड का, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। मैंने आपको दोनों तीनों तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो केमिकल काइनेटिक्स में हमने खूब लगाई है, उसको भी यहाँ लगा करके देखा, तो ये एकदम क्वेश्चन एकदम सोल्व हो गया, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जरा आप लोग मुझे बता सकते हो क्या आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, बताओ। बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है ये, बहुत ही जबरदस्त टाइप का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3। और इसी के बेसिस पे एक वो आया हुआ है, क्या बोलते हैं, रीजन असर्शन, नीट 2023 में, जिसमें 2 दिन तक तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी देख रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी फेमस टाइप का है ना। आपका जो ई नोट सेल है, सुन लो, सेल पोटेंशियल लिखा हो, चाहे ईएमएफ लिखा हो, चाहे ई नोट सेल लिखा हो, चाहे ई सेल लिखा हो, वो हमेशा ही इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सुन लो। जबकि आपका डेल्टा जी, है ना, एक रिएक्शन की, वो हमेशा ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सुन लो, यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है, यही है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 3 नंबर है, काफी ज्यादा फेमस टाइप का क्वेश्चन है, आंसर आप सबने दिया है 3 नंबर, किसी ने भी गलती नहीं करी। तो याद रखना, डेल्टा जी देखो, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट बढ़ता है, मास बढ़ता है, तो ये बढ़ते हैं, ठीक है। आपका ई नोट सेल यानी कि सेल पोटेंशियल, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो तो एक सेल का, वो तो जो एक सेल रिएक्शन होती है उसका फिक्स होता है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ई नोट सेल इंटेंसिव है और ये एक्सटेंसिव है। 4 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक डेफिनेशन है जिसको हमने बहुत अच्छे से लिया हुआ है, आप देखेंगे तो आंसर कौन सा मिलेगा आपको, जरा देखते हैं इसने क्या कहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, यानी कि सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा, बताओ जरा। डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके, तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल, सेल से आपका करंट आपने लिया ही नहीं, उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, कैथोड माइनस एनोड है, उसको क्या कहते हैं, उसको सेल का ईएमएफ कहते हैं। सुन लो एक बार, सुन लो एक बार, यदि आपने सेल को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जो कैथोड माइनस एनोड होगा वो आपको मिल रहा है, उसी को हम सेल वोल्टेज बोलते हैं, उसी को हम सेल पोटेंशियल बोलते हैं, बात को समझो, ठीक है। ये आपके ईएमएफ की डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। यहां पर एक चीज और बता दूं मैं, किसी भी सेल के काम करने के लिए, सेल में आपको पता है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी तो आपका हमेशा ही निगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका कितना होता है, माइनस एन एफ ई सेल, यही तो होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका
ईएमएफ है वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यदि ईएमएफ नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव साइन एक यहाँ लगा हुआ है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो सेल के काम करने के लिए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, और वो स्पॉन्टेनियस तभी होगी जब डेल्टा जी नेगेटिव है और आपका ई नॉट सेल क्या है, पॉजिटिव है, ये याद रखना। और इन दोनों के रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट इस सवाल में दे दिया इन्होंने, कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है। ये दोनों तीनों ही सबसे मतलब खतरनाक टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल। एक सेल आपने लिया हुआ है, उसमें कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसके बारे में क्या सही नहीं है। इनर्ट का तो मतलब समझते हो ना, उदासीन, क्या सही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग एकदम सही उत्तर दे रहे हो, ठीक है, ईएमएफ। अब यहां इसमें देखते हैं क्या सही नहीं है। भाई ये बताओ, भाई ये आपको बताना पड़ेगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, जल्दी से बताओ। 10 तक मैं काउंट कर रहा हूं मन में, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, जल्दी बोलो। ओके, अब देखता हूं मैं किसने क्या जवाब दिया है। आपने दिया है इसका 5 में 4, 4 आप जवाब दे रहे हो, ठीक है, 4 कह रहे हो, ये नहीं है करेक्ट 4 वाला। अच्छा सीधा ही कहते हैं, देखते हैं एक बार 4 वाला क्या क्या कह रहा है। ये आपने उत्तर दिया है मेजोरिटी ऑफ लोगों ने। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। भाई एक इलेक्ट्रोड पे रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, इलेक्ट्रोड पे रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी, ये कह रहा है ना इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड यानी कि एक इलेक्ट्रोड आपका इधर है, एक इलेक्ट्रोड इधर है, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। अब इसमें इसमें आपका एक जो आपका एनोड होगा, जो एनोड होगा उस पे तो आपका ऑक्सीडेशन होगा, जो आपका कैथोड होगा उस पे रिडक्शन होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि दोनों एक इलेक्ट्रोड पे थोड़ी ना होंगे। ये बात गलत कही है इन्होंने, आपने एकदम सही पकड़ा है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि इन्होंने गलत ही पूछा है कि क्या बोला है, नॉट करेक्ट। हाँ, जो सही नहीं है, तो सही यही नहीं है, यही सही नहीं है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है, या तो अच्छा इसका काउंटर इन्होंने ऊपर लिखा है ना, ये देखो, प्रोवाइड्स सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन। सही बात है, इलेक्ट्रोड पे या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज लेते हो ना आप, प्लेटिनम। नहीं, बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं लगेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम जो है उसकी सरफेस यूज होती है और इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट के लिए यूज होता है। इसको आप बेटर समझ लो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ठीक है, ओके। इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। भाई इनर्ट है तो सेल रिएक्शन में क्यों पार्टिसिपेट करेगा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। भाई एक इलेक्ट्रोड है तो या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, ये भी करेक्ट है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात एकदम सही है। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो उसकी सरफेस पर ही तो आपके क्या बोलते हैं, उसकी सरफेस पर ही तो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो फ्लो होने के लिए ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट भी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट यानी कि एक सरफेस चाहिए जिसपे इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट हो सके, ठीक है ना। तो उसकी ये इसलिए ये भी करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है वो ये हमारा आंसर है, ओके। 6 तो भाई बहुत फेमस वाला है, आप जानते हो, रिवर्सिबल सेल के लिए इन्होंने पूछा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल सेल कौन सा होता है, ये जो आपके क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज यदि आप किसी भी सेल पे लगाते हो, और यदि सेल आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाए इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो एनोड से कैथोड हो रहा था पहले, बाद में कैथोड टू एनोड होने लग जाए इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, तब वो सेल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगता है। और ये कब होता है, जब आपने एक सेल के ऊपर एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया और उसकी एक्सटर्नल वोल्टेज का जो पोटेंशियल है वो सेल के पोटेंशियल से ज्यादा है, तो सेल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा। यानी कि ये रहा, ये बात वैसे ही है कि मान लेते हैं मैं, ये एक पत्थर है, ठीक है, मैं इसको इधर पुश कर रहा हूं, है ना, और उधर से 3 स्टूडेंट आकर के वो उधर से पुश करेंगे, तो मैं थोड़ी ना उनका मुकाबला करूंगा, तो ये पत्थर इधर जाएगा, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाएगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो सेल पोटेंशियल है उससे आपका ज्यादा हो गया। बात आपको समझ में आई। जब तक मैं, ये पत्थर है, इसको मैं पुश कर रहा हूं, ठीक है,
और जब तक मेरे मेरे अगेंस्ट में मुझसे फिजिकली वीक कोई स्टूडेंट यदि इसको अपोज कर रहा है तो फिर इसकी डायरेक्शन इधर ही रहेगी। इसका मतलब यदि ई एक्सटर्नल जो है, जो आपने सेल के ऊपर लगाया है, यदि वो सेल के पोटेंशियल से कम है तो सेल फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड बना रहता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये आ चुका है दोस्तों, सुन लेना, मुझे कहना मत ये बात बाद में। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कब करता है, ये आ चुका है, आरपीएससी में ही आ चुका है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गया। एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट? भाई ये तो बड़ा गजब है। 7 नंबर, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। आप फटाफट बता दो 7 नंबर कौन सा सही है, जल्दी बता दो, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है भाई, जल्दी बताओ। 5 तक काउंट करूंगा इसके लिए, ज्यादा नहीं। जल्दी। दे दिया भाई, किसी ने तो दिया है। 3 नंबर आप इसमें दे रहे हो। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट, अच्छा यहाँ भी नोट करेक्ट, ओके, हम करेक्ट नोट करेक्ट लगाते चले जाएंगे। ओके, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन, बिल्कुल ये तो करती है, ये तो कंडक्टिविटी करती ही करती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यस, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम नहीं ना हो जाएगी, हो जाएगी। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सोल्वेशन ऑफ आयन, सोल्वेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अरे भाई सोल्वेशन पे तो डिपेंड करती है, सोल्वेशन पे तो डिपेंड करती है, इन्होंने डज नॉट डिपेंड लिखा है, सोल्वेशन पे तो करती है। अभी एग्जांपल लेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, हाँ भाई टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयन है ना दौड़ दौड़ के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करेंगे। ये जो है ये आपका इनकरेक्ट है, और जो इनकरेक्ट है वही हमारा उत्तर है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि जो कंडक्टिविटी है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो सोल्वेशन पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, वो भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको यहां लेके आया हूं। मैं आपको क्या बोलते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग आयंस, ये आयंस है एक्वस सॉल्यूशन में, इनका आपको कंडक्टेंस का ऑर्डर आपको जल्दी से देना है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, हो गया आपका क्या बोलते हैं, आरबी प्लस, ठीक है, एक आपका लिथियम, लिथियम यानी कि फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग, लीना के रब सिस्फर, अच्छा लीना के रब, इस रब को मिटाने दो यहां से, थोड़ा पास लाने दो, ये लो, ठीक है, और ये लो, लीना के नहीं बनाया ना मैंने, गड़बड़ कर दी ना, ये दूरी अच्छा लगेगा। ये मैंने फर्स्ट ग्रुप के जो आयंस है वो आपके सामने रखे हैं। ठीक है, अब इनका आपको देना है एक्वस सॉल्यूशन में आपको कंडक्टेंस का ऑर्डर। ठीक है, अब देख लो भाई, ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भाई आयन की साइज छोटी होनी चाहिए, जितनी साइज छोटी होगी उतना ही वो अच्छे से क्या है कि मूव करेगा। जैसे भाई आपका भीड़ भीड़ भरा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, अब उसमें बाइक लेके जाओगे तो निकल जाएगी, और आपने बड़ा वाला लोडिंग ट्रक ले लिया तो वो कहाँ से निकलेगा उसमें। ठीक है, तो जितनी छोटी साइज होगी वो उतना ही ज्यादा मतलब उसका कंडक्टेंस ज्यादा होता है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो 2-3 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। वो कैसे हैं देख लो जरा। एक्वस सॉल्यूशन में आप ये आयन लोगे तो क्या होगा भाई, आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओगे आप, तो साइज साइज ऑफ आयन क्या होगा, साइज ऑफ आयन आपकी डिक्रीज हो रही है, जानते हो ना, लिथियम प्लस की साइज बहुत छोटी है बेचारे की। ठीक है ना। अब साइज डिक्रीज हो रही है तो हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन बोल दो चाहे सोल्वेशन बोल दो। ठीक है, हाइड्रेशन ओब्लिक सोल्वेशन, ये लो एक ही बात है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा भाई। आयनिक साइज, आयनिक चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाटर मॉलिक्यूल उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, और उसका हाइड्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो अब क्या हो गया, अब आपका साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये लो, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ये इंक्रीज होगी। अब सुन लो जरा बात को,
लिथियम प्लस की साइज तो बहुत छोटी है, इसकी वजह से इसका हाइड्रेशन ज्यादा हुआ, इसलिए हाइड्रेटेड लिथियम आयन की साइज काफी ज्यादा हो गई। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इससे वाटर मॉलिक्यूल इतने सारे जुड़ गए कि इसकी जो हाइड्रेटेड आयन की साइज है वो ज्यादा हो गई इसकी, है ना। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, आयनिक मोबिलिटी, बात समझ में आ गई ना। आयनिक मोबिलिटी आपकी कम हो गई, भाई साइज बढ़ गई तो आयनिक मोबिलिटी कम हो गई, है ना। बड़ा जो आयन है वो कैसे मूव करेगा, जैसे एक तो आप अकेले दौड़ो और एक आपको 5 लोगों ने पकड़ा हुआ है, किसी ने शर्ट पकड़ा हुआ है, किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, किसी ने बाल पकड़े हुए हैं, फिर दौड़ो, कैसे दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे ना। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है, जो लिथियम है इसका हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, यानी कि H2 मॉलिक्यूल्स ने इसको, बहुत सारे H2 मॉलिक्यूल ने इसको घेर रखा है, वो इसको मूव नहीं करने दे रहे हैं। इसलिए उम्मीद तो ये करी जा रही थी कि लिथियम आयन की साइज बहुत छोटी है, इसलिए इसका कंडक्टेंस काफी ज्यादा होगा। लेकिन दोस्तों बात हो गई उल्टी, और क्या हुआ, इसका ये अभी एक्वस सॉल्यूशन की सिचुएशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन में याद रखना आपको साइज ऑफ आयन ना देख करके आपको साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन देखनी है। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन तय करेगी कि मोबिलिटी ज्यादा है या कम है, और अब इसकी साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन लिथियम वाले की ज्यादा है, इसलिए इसकी आयनिक मोबिलिटी कम है, इसलिए इसका कंडक्टेंस का जो ऑर्डर है वो ये हो गया। आपको पकड़ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने एकदम तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। इसी क्रम में मेरे पास एक ऑर्डर और है, Li3+, और आपका इसका एक आपका Mg2+, और एक आपका Na+। ये भी मैं इन एक्वस सॉल्यूशन ही बात कर रहा हूं। एक्वस सॉल्यूशन नहीं यदि लिखा हुआ हो ना, गैस फेज लिखा हुआ हो, एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ हो, तो आपको नॉर्मल ऑर्डर लिखना है। नॉर्मल ऑर्डर कौन सा, जिसकी साइज छोटी उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये तो चक्कर किसका है, एक्वस सॉल्यूशन का है, हाइड्रेशन, है ना। हाइड्रेशन आप समझ रहे हो ना, जैसे ये लिथियम प्लस है, अब इससे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं वो इससे अटैच हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, बेसिकली छोटे आयन पे प्लस चार्ज है ना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। आप देखो इनकी जो साइज है, इनकी जो साइज है, इसकी रूबिडियम की साइज सबसे बड़ी है, इसके ऊपर भी +1 है, फिर इसकी साइज है, इसके ऊपर भी +1 है, फिर इसकी साइज और छोटी है, इसके ऊपर भी +1 है, फिर इसकी साइज सबसे छोटी है, इसके ऊपर भी +1 है। तो देखो साइज लिथियम की सबसे छोटी है, चार्ज सबके ऊपर बराबर है, तो चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा हुई, लिथियम के ऊपर, इसलिए उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, अब यहां आप बताओगे तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो साइज छोटी किसकी हुई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, साइज छोटी किसकी हुई, एल्यूमिनियम की। इसका मतलब हाइड्रेटेड आयन की साइज किसकी सबसे बड़ी हुई, एल्यूमिनियम की, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। हम इससे इधर जाएंगे तो वही साइज ऑफ हाइड्रेटेड, ये लो भाई, पहले तो मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कॉन्सेप्ट तो आपको याद आ ही गया होगा। साइज ऑफ आयन आपकी इधर से इधर जाने पर डिक्रीज हो रही है, तो आपका साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये लो, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो कंडक्टेंस से क्या होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए एल्यूमिनियम 3+ की कंडक्टेंस इन सबसे काफी कम है। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब इसी ऑर्डर में मैं आपको दो दो इंपॉर्टेंट सवाल और दे रहा हूं, याद रखना। यदि ऑप्शन में केवल कैटायन आते हैं, सुन लेना, तो उन सब में H+ की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी, चाहे लिथियम वहां लिखा हो और चाहे नहीं लिखा हो, चाहे कोई भी कैटायन लिखा हो, सारे कैटायन में H+ की कंडक्टेंस सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। इसी तरह से यदि एनायन लिखे हों तो उसमें OH- की आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा है। आप लोग क्या लिख सकते हो, हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी, ये लो, हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी, इसकी भी हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी, ठीक है। ये आपने देखा, है ना, ये हो गया। तो इसका मतलब इसी वजह से इनकी जो कंडक्टेंस है वो काफी ज्यादा रहती है, चाहे यदि यदि ये आ गया, यदि H+ लिखा हुआ है तो आंसर यही होगा, वहां पे लिथियम भी नहीं होगा, याद रखना। मतलब लिथियम क्या, रूबिडियम वगैरह कोई भी लिखा हो, वहां पे कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है।
आपका OH माइनस हो गया तो आंसर यही होगा, क्योंकि ये एक स्पेशल मैकेनिज्म से कंडक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको बोलते हैं ग्रोटस मैकेनिज्म। ये मतलब ये जंप करते हुए मूव करते हैं, क्योंकि सारे सोलवेंट मॉलिक्यूल वाटर के ही तो हैं और ये वाटर का ही आयन है दोनों, इसलिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल में जंप करते हुए मूव करते हैं, और इनके मूवमेंट की जो जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा है ना, उसको बोलते हैं ग्रोटस मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? ग्रोटस आपका मैकेनिज्म, इनके मूवमेंट को जो जंप करके मूव करते हैं, इसलिए इनकी आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 4 बता दिए बेसिकली। यदि एनायन ऑप्शन में हो तो हाईएस्ट कंडक्टिविटी OH की लगाओगे, यदि कैटायन ऑप्शन में हो और उसमें H+ है तो H+ की लगाओगे, और बाकी यदि एक्वस सॉल्यूशन में ये 2 फेमस क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। कितना करा दिया सर ने, नहीं आया समझ में सर, 6:09 पे, समझ में नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, अब मैं यहां से वापस लिथियम वाला वापस बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। आप देखो साइज लिथियम की सबसे छोटी है, लेकिन चार्ज को आप देखो सबके ऊपर +1+1 है, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1, इसके ऊपर भी +1, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर ज्यादा है? लिथियम पर। भाई छोटी साइज में उतना ही चार्ज है तो डेंसिटी यहां ज्यादा हुई ना। एक देखो, एक तो आपका छोटा जिला है ना, और एक बड़ा जिला है, ठीक है, और उनमें यदि लोग समान ही हैं, है ना, दोनों में 1 लाख है, तो भी जो लोगों की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो कहाँ ज्यादा होगा? छोटे जिले में ज्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो जब चार्ज समान है और इसकी साइज छोटी है तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा हुई? लिथियम के ऊपर। इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा हुई, इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा नंबर में इसको चारों तरफ से जकड़ लेंगे। ये देखो वाटर मॉलिक्यूल ने इसको जकड़ा हुआ है। क्यों जकड़ा हुआ है? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में भी तो प्लस माइनस होता है। ये जो आपका H2O है, ये ऐसे होता है, तो इस पे आपका पार्शियल निगेटिव और इस एंड पे पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल निगेटिव एंड से ये वाटर मॉलिक्यूल Li+ को एकदम पूरी तरह से कवर कर लेंगे, इसको मूव नहीं करने देंगे, मतलब इसको जकड़ के रख देंगे, इसलिए इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। तो हम गैस फेज में यही होता तो उसका लिथियम आयन की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती, क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है ना, यानी कि आपका वो नहीं लिखा हो क्या, एक्वस सॉल्यूशन। और यदि आपका क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, आपको एक्वस सॉल्यूशन ही मिलेगा, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उसका, ठीक है। तो उसमें यदि हो तो आपका लिथियम की आयनिक मोबिलिटी जो ज्यादा होनी चाहिए थी वो बेचारे की सबसे कम हो गई। कम हो गई इसलिए, क्यों कम हुई? क्योंकि हाइड्रेटेड आयन की साइज ज्यादा है, हाइड्रेटेड आयन की साइज ज्यादा है, इसलिए आयनिक मोबिलिटी कम हो गई। जब मूव ही नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट करेगा? बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब समझने वाली चीज तो अब आई है, क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो भाई